आप सभी को नमस्कार। आज हम सब पांडु रोग के बारे में पढ़ेंगे। इसके मुख्य संदर्भ हैं चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय और माधव निदान। सबसे पहले हमें पांडु शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। इसकी उत्पत्ति पड़ी नाशने धातु से हुई है और इसकी निरुक्ति है पांडुस्तु पीत भागार्धः केतकी धूल सन्निभः, यानी केतकी की धूलि के समान सफ़ेदी लिए हुए जो पीलापन है उसे पांडु रोग कहा गया है। Here we can see the difference between the skin color of the normal and the anemic patient. Anemia is the laboratory diagnosis and it is said to be present if hemoglobin level is below the normal range of age and sex of individual. तो दोनों ही मतों के अनुसार रक्त अल्पता एक प्रधान लक्षण पांडु में बताया गया है और ऐसा भी माना जाता है कि पांडु स्वयं एक रोग नहीं है बल्कि यह एक लक्षण है जो हमें बहुत से रोगों में देखने को मिल सकता है। Its three main reasons are reduction in RBC count, reduction in hemoglobin count and reduction in PCV. Here we can see the difference between normal red blood cells and the fewer red blood cells that are found in the anemic patient. PCV means packed cell volume, which is the measurement of proportion of blood that is made up of cells. So, as RBC level is decreased in the anemic patient, that's why PCV is also low in anemia. As we know that the hemoglobin level is vary according to the age and the sex of the individual, so here we can see the different values of the hemoglobin. पांडु के 5 प्रकार बताए गए हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृतिका भक्षणजन्य। तो जो वातज, पित्तज, कफज हैं वो इन्हीं गुणों के आहार विहार का सेवन अगर किया जाता है तो इन पांडु रोगों की उत्पत्ति होगी और वातज, पित्तज, कफज के हमें लक्षण देखने को मिलेंगे और जो तीनों दोषों की वजह से होगा वो सन्निपातज होगा। इसका एक उपद्रव ये भी है कि अगर कोई पांडु रोगी है और वो अगर पित्तवर्धक आहार का ज़्यादा सेवन करता है तो उसमें कामला की उत्पत्ति भी हो सकती है। फिर पांडु रोग के निदान। क्षार, अम्ल, लवण, अतिउष्ण, विरुद्ध ऐसातम्य भोजनात्, निष्पावमाश पिण्याक तिल तैल निषेवणात्, विदग्धे अन्य दीवा स्वप्नाद व्यायामान मैथुना तथा प्रकृति तु वैषम्याद वेगानाम च विधारणात्, काम, चिंता, भय, क्रोध, शोक, उपहत चेतस। तो इन सब कारणों की वजह से जो साधक पित्त है, पित्त का भी साधक पित्त जो प्रकार है वो बढ़ जाएगा और वो हृदय को दूषित करेगा। तो पित्त प्रधान जो दोष हैं वो कुपित हो जाएंगे, जो जिसकी वजह से धातुओं में शिथिलता होगी। बल, वर्ण, स्नेह, ओज इनके गुणों का क्षय हो जाएगा। रक्त और मेद की अल्पता होगी। शरीर का वर्ण विकृत होगा जो पांडु की उत्पत्ति करेगा। इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज डिक्रीज इन द RBC एंड HB लेवल which cause decrease in oxygen carrying capacity which further leads to hypoxia and shows its effect on the functioning of organs, and then we can see the signs and symptoms of anemia. इसके पूर्व रूप हैं हृदय स्पंदनम, रोगक्षयम, स्वेदाभाव श्रमस तथा palpitations, unconsciousness and absence of sweating and fatigue. Its general symptoms are tinnitus, low digestion, periorbital swelling, dislike cold things and spits in excess and avoid speaking, and cramps in the calf region. Here we can see the symptoms of anemia according to the different systems of our body. मृतिका भक्षणजन्य पांडु। कुछ लोग स्वभाव से ही मिट्टी का सेवन करते हैं, तो जो अलग अलग प्रकार की मिट्टी हैं वो अलग अलग दोषों का प्रकोप कर देती हैं। जैसे कसैली मिट्टी से वात, ऊसर मिट्टी से पित्त और मधुर मिट्टी से कफ कुपित हो जाता है। इसकी वजह से अंगों में रुक्षता हो जाती है और मिट्टी का हमारे शरीर में पाचन नहीं हो पाता तो वो स्त्रोतों में अवरोध करती है और जिसकी वजह से धातुओं का पोषण नहीं हो पाएगा। बल, वर्ण, अग्नि और ओज का नाश हो जाएगा जो पांडु रोग को उत्पन्न करेगा। तो हम सभी जो लक्षण या फिर फीचर्स जो
पांडु में या फिर एनीमिया में बताए गए हैं उन सभी को हम कंपेयर नहीं कर सकते, पर कुछ हैं जो दोनों में हमें समान मिलते हैं, जैसे इडिमा ऑफ द चिक्स, पेरीऑर्बिटल इडिमा एंड इडिमा ऑन द आईब्रोज, feet, umbilical region and the pudendum, infestation of worms in coast, loose motion, stool associated with blood and mucus. Now its classification. तो एनीमिया को अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है. सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी. इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स. नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक मीन्स नॉर्मल सेल साइज एंड नॉर्मल कलर. मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, size is increased and color is reduced. Microcytic hypochromic, size is reduced and color is also reduced. Normocytic hypochromic, size is normal and color is reduced. These are the normal values of RBC. MCV means mean corpuscular volume and MCHC mean corpuscular hemoglobin concentration. Here we can see the difference on the basis of morphology in RBCs. Now the type on the basis of etiology. First of all, hemorrhagic anemia. Hemorrhage means blood loss. It is of 2 types, acute and chronic. If the blood loss is sudden, for example by accident, then it is acute hemorrhagic anemia. And if the blood loss is not sudden, then it is chronic hemorrhagic anemia. For example, any wound on the body or menstrual bleeding in females. Then hemolytic anemia, it is of 2 types, inherited and acquired. Here we can see the difference between the cells in the normal person and the hemolytic anemic person. Hemolytic inherited anemia is further of 3 types: red cell membrane abnormality, red cell enzyme deficiency and hemoglobinopathies. दिस इज़ हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस. इसमें क्या होगा कि जो रेड सेल की मेम्ब्रेन है उसमें डिफॉर्मिटी आई है, एज वी कैन सी इन द डायग्राम. तो जो डिफेक्टेड प्रोटीन बन पाएगा हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के केस में. दिस इज़ रेड सेल एंजाइम डेफिशिएंसी. जो G6PD है यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोक्सीजिनेज, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से जो रेड सेल्स हैं वो करेक्टली नहीं बन पाएंगी और हीमोग्लोबिन का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जिसकी वजह से डिक्रीज़ हो जाएगी. Then thalassemia, that is under hemoglobinopathies. We can see the difference between the cells. In thalassemia, the red cells are malformed. Sickle cell anemia, the red cell becomes sickle shaped, which block the blood vessels. Then hemolytic acquired anemia, it is of 2 types, immune and autoimmune. Immune means antibodies are against body's own red blood cells and then destroy them. It is of 2 types, autoantibodies and alloantibodies. Non-immune is of 4 types on the basis of reason of non-immune anemia. Mechanical infection is if caused by toxins, chemical or physical if caused by drugs, or acquired abnormal membrane. Acquired anemia is also known as extrinsic, and hemolytic inherited anemia is also known as intrinsic. This is the anemia because of the nutrition deficiency, that is iron deficiency anemia. आयरन डेफिशिएंसी के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आयरन का बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो पाना, या जो इनटेक है वही कम होना, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से उसका एक्सक्रीट ज़्यादा अमाउंट में हो जाना. देन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, it is because of the deficiency of vitamin B12 or folic acid, or from the disturbance in the folic acid metabolism.
High level of vitamin B12 or folate produce high plasma level of होमोसिस्टीन एंड इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस। तो जो B12 और B9 विटामिन है वो हेल्दी आरबीसीज के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो अगर उन दोनों की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो भी एनीमिया कोज करेगा। हेयर वी कैन सी द क्लिनिकल फीचर्स दैट आर कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। और जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है उसके भी कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे डाइटरी डेफिशिएंसी, गैस्ट्रिक पैथोलॉजी और मेनली परनीशियस एनीमिया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि विटामिन बी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो गई है। नाउ ए प्लास्टिक एनीमिया, इसमें बोन मैरो ही डैमेज हो जाता है, तो जितनी आरबीसीज की हमें रिक्वायरमेंट है उतनी बन नहीं पाएंगी और डिस्ट्रॉय ज़्यादा होंगी। ये बर्थ से भी हो सकता है या फिर रेडिएशन या केमिकल के इफ़ेक्ट की वजह से आफ्टर बर्थ भी हो सकता है। Now the comparison: blackish discoloration of skin, dry skin or body, dryness of stool, वर्च shows, pins and needle sensation तोदम। मेगैलोब्लास्टिक के जो फीचर्स हम कंपेयर कर सकते हैं वो है रेडिश ब्लैकिश डिस्कलरेशन इन आइज और फेस, नेल्स, लॉस ऑफ टेस्ट, पिंस एंड नीडल सेंसेशन, परनीशियस। ये थे जो हम परनीशियस के कंपेयर कर सकते हैं। रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी ए प्लास्टिक में, और अंग मर्द यानी बॉडी एक, और ब्लैक यूरिन इन हिमोलिटिक। Now the classification of anemia on the basis of severity, it is of 3 types on the basis of hemoglobin concentration, that is mild, moderate and severe। निदानार्थ कर रोग यानी जो पांडु की वजह से ही और जो रोग उत्पन्न हो सकते हैं वो निदानार्थक रोग होंगे। इन्वेस्टिगेशन, जो इसके टाइप्स हैं उनके बेसिस पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पर जो कॉमन है वो है सीबीसी, रेटिकुलोसाइट काउंट, टीएसआर, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, एलएफटी, विटामिन B12, फोलिक एसिड लेवल्स एंड बोन मैरो एग्जामिनेशन। पथ्य जिसका सेवन किया जाना चाहिए पांडु रोगी द्वारा: ओल्ड व्हीट राइस, बार्ले ग्राम, फ्रूट लाइक आंवला, ग्रेप्स, अंजीर, बनाना, पालक, गुड़ूची, पुनर्नवा, हरिद्रा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और मांसरस। जिसका सेवन नहीं किया जाना चाहिए: तिल, सरसप, अत्यंबुपान, अतिस्वपन, व्यायाम, शोक, क्रोध और भय। इसकी चिकित्सा है स्नेहन, तीक्ष्ण वमन विरेचन और पथ्य अन्न का सेवन। साध्य असाध्यता, अगर जो पांडु है वो काफ़ी पुराना हो गया हो, रोगी को सभी चीज़ें अगर पीली दिखने लग गई हो, रोगी बहुत ही दीन हो और वमन, मूर्छा और प्यास से हमेशा पीड़ित रहता हो, और पहले जैसे पांडु वर्ण उसके शरीर में आए, फिर उसके बाद अगर श्वेत वर्ण भी हो गया हो, तो ये लक्षण अगर देखने को मिले तो वो रोगी असाध्य होगा। फिर ये कुछ योग हैं जिनका सेवन पांडु रोगी द्वारा किया जा सकता है। वातज, पित्तज और कफज पांडु के अनुसार अलग अलग योग। आयुर्वेद के अनुसार जो चिकित्सा सूत्र है वो है वातिक में स्नेह चिकित्सा, पैतिक पांडु में तिक्त और शीतल चिकित्सा, और श्लैष्मिक पांडु में कटु और तिक्त चिकित्सा, और सन्निपातज में मिश्रित चिकित्सा। मृतिका भक्षण जन्य जो पांडु है उसमें तीक्ष्ण संशोधन और औषध द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घी का प्रयोग करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट इज ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू द रीज़न ऑफ द एनीमिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आयरन की डेफिशिएंसी से हुआ है तो हम फेरस सल्फेट देंगे, फोलिक एसिड देंगे अगर इसकी डेफिशिएंसी से हुआ है, एंड सो ऑन। थैंक यू।